हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल ब्राइट फ्यूचर में। दोस्तों, आज से हम एक नया टॉपिक शुरू करते हैं। चलिए आज हम आपको सेमेस्टर 2 के हिंदी ऑनर्स का गेस्ट पेपर दिखाएंगे और उसके इम्पोर्टेंट क्वेश्चन का आंसर देंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए दोस्तों, ये है सेमेस्टर 2 का हिंदी ऑनर्स का गेस्ट पेपर जो एसकेएमयू से रिलेटेड है और ये कोर पेपर 3 है। तो चलिए हम लोग पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए दोस्तों, इसका पहला क्वेश्चन क्या है कि रीतिकाल की प्रेरक परिस्थितियों पर प्रकाश डालें। दोस्तों, साहित्य समाज का दर्पण होता है। समाज में हो रहे बदलाव, उतार चढ़ाव तथा परिस्थितियों के मूल्यांकन के अनुसार उनका नामांकन होता है और एक कालखंड का निर्माण होता है। किसी भी कालखंड या युग का निर्माण यूं ही नहीं होता, उस युग के सारी परिस्थितियों का विस्तार पूर्वक गणना की जाती है और उन्हीं परिस्थितियों के आधार पर उस युग का नामकरण होता है। एक साहित्य का मूल्यांकन एक अच्छा और सर्वश्रेष्ठ साहित्यकार ही कर सकता है। किसी भी कालखंड के निर्माण में उस समय के सामाजिक, राजनीतिक, धार्मिक, आर्थिक तथा सांस्कृतिक परिस्थितियां जिम्मेवार होती हैं। अतः हम कह सकते हैं ये सारी परिस्थितियां मिलकर एक कालखंड का निर्माण करती हैं। हिंदी साहित्य के इतिहास में रीतिकाल घोर निराशा व पतन का काल रहा है। कवि तो बहुत बने, काव्य की रचना भी हुई, परंतु कहीं न कहीं किसी चीज का अभाव रहा। सत्यता का अभाव, संस्कार का अभाव, सभ्यता का अभाव। इस काल के हर एक परिस्थिति में उतार चढ़ाव बने रहे, जिससे यह काल ज्यादा फल फूल और विकसित न हो सके। रीतिकाल की विभिन्न परिस्थितियां: राजनीतिक परिस्थिति, सामाजिक परिस्थिति, धार्मिक परिस्थिति और साहित्य, कला अथवा राजनीतिक परिस्थिति क्या है। यदि हम राजनीतिक दृष्टिकोण से देखें तो यह काल जितना मुगल शासकों के यश और वैभव का काल रहा, उतना ही पतन का भी। ऐसे तो रीतिकाल का प्रारंभ औरंगजेब से माना जाता है, लेकिन इस काल में दुष्प्रभाव तो औरंगजेब के पहले से ही पड़ा था। जहांगीर ने अपने राज्यकाल में जो राज्य की वृद्धि और उन्नति की, उसी उन्नति को शाहजहां ने बनाए रखा। अपने राज्य की बहुत वृद्धि की। मुगल शासक ने पहले बहुत अच्छा शासन किया, अपने राज्य की खुशहाली को बनाए रखा और अपने नगरवासियों का ध्यान भी रखा। ऐसे ही अच्छे और नेक दिल बनकर उन लोगों ने पूरे भारत सहित अन्य कई क्षेत्रों में अपना राज्य स्थापित किया। अपनी ईमानदारी और दयालुता से उन्होंने राजपूतों का दिल भी जीत लिया, फिर पूरे दिल्ली की सत्ता भी हासिल कर ली। उनके अच्छे कर्मों से प्रभावित होकर जनता ने खुशी खुशी अपनी अधीनता यानी गुलामी को स्वीकार कर ली। देश में पूर्ण रूपेण शांति कायम रही, पूरा राज्य भरा और संपन्न था। परंतु ये शांति ज्यादा दिन तक कायम न रह सकी। शाहजहां की मृत्यु के बाद उनके 2 बेटों में सत्ता को लेकर झगड़ा होने लगा। बड़ा बेटा अपनी उदारता के लिए प्रसिद्ध था, वहीं छोटा बेटा कट्टरता और बेईमान था। उसने राज्य की बागडोर अपने हाथों ले ली, लेकिन बिना शिष्टाचार और लालच का मारा व्यक्ति कभी किसी का भला करने की दूर सोच भी नहीं सकता। शाहजहां के बाद जितने भी राजा हुए, सभी भोग विलास में ही लिप्त रहते थे। उन्हें अपने नगर की कोई चिंता ही नहीं थी। उनकी इन्हीं कमजोरी का फायदा अंग्रेजी सरकार ने उठाया और हमारा भारत अंग्रेजों का गुलाम हो गया। अंग्रेजों ने सारी सत्ता मुगलों के हाथों से छीन ली। अतः इस प्रकार 2-2.5 साल के इस साम्राज्य का अंत बहुत ही निंदनीय है। चलिए अब देखते हैं सामाजिक परिस्थिति। इस काल की सामाजिक परिस्थिति भी बड़ी दयनीय थी। उस समय सामंतवाद का बोलबाला, सामंतशाही जितने भी दोष करते थे, उनका असर आम जनताओं पर पड़ता था। उस समय न ही स्वास्थ्य केंद्र था, न ही शिक्षा संपत्ति की व्यवस्था। सामाजिक व्यवस्था का केंद्र बिंदु था राजा और उसके अधीन मनसबदार। इसके नीचे जितने भी आम लोग थे, उनके जीवन का कोई मूल्य ही नहीं था। उन्हें बस अपने राजाओं को प्रसन्न करना था। शासकों को अपने राज्य और प्रजा की कोई चिंता ही नहीं थी। स्त्री को तो बस मनोरंजन की वस्तु समझा जाता था। उस समय सुरा सुंदरी का बोलबाला था। राजा को देखकर उनके गुलामों की भी वही अवस्था थी। वे भोगविलास और ऐश्वर्य में ही लिप्त रहते थे। उन गलत मानसिकता वाले राजाओं की पत्नियां हुआ करती थी, लेकिन फिर भी
हजारों नर्तकियों के नाच देखने और शराब पीने में ही मस्त रहते थे। उस समय के जो कवि हुए उन्होंने भी काव्य लिखा, परंतु अपने हृदय से, वास्तविकता के आधार पर नहीं, अपितु अपने राजाओं को खुश करने के लिए। भले ही वे सही हो या ना हो, फिर भी उन्हें खुश रखने के लिए कवि उनके गुण गाते थे, ताकि राजाओं की नजरों में उनका मान बढ़े। कुरीतियां इतनी बढ़ी कि शिक्षक भी गलत शिक्षा देते, बच्चों को ज्ञान की बजाय काम क्रिया की शिक्षा दिया करते थे। इस युग में राजा से लेकर प्रजा तक, शिक्षक से लेकर कवि तक संपूर्ण जीवन व्यतीत करते थे। अब देखते हैं धार्मिक परिस्थिति। रीतिकाल में जितनी कुरीतियां बढ़ी, सबने अपने धर्म को भी नहीं छोड़ा। धार्मिक आस्था के साथ भी खिलवाड़ होने लगा। मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे में पूजा पाठ नहीं बल्कि भोग विलास का केंद्र बन गया। पंडित भी बस पेट के लिए पूजा करते थे। अपने देवी देवताओं के प्रति अनास्था फैली। रीतिकाल की धार्मिक प्रवृत्ति केवल नाम के लिए ही रह गई थी। धर्म के नाम पर अश्लीलता परोसी जा रही थी। अब देखते हैं आर्थिक परिस्थिति। जहाँ तक ये काल घोर निराशा का काल रहा, वहीं दूसरी ओर गलत तरीकों से धन संचय बहुत हुआ। कवियों ने जो राजाओं का गुणगान किया था, तो राजाएं भी बहुत सारे धन देते थे कवियों को। इसलिए ज्यादातर कवि धनी वर्ग के थे, क्योंकि वे राजा को झूठी सांस से खुश करते थे और राजा उन्हें मोहरों से। इसलिए कवियों ने कितनी भी धन संचय किया हो, फिर भी वे पूर्ण कवि नहीं बन पाए। काव्य और चित्रकला के अतिरिक्त इस युग में स्थापत्य कला और संगीत कला का भी खास स्थान रहा है। शाहजहां ने जितने भी इमारतें बनवाई, उन सब में सूक्ष्म सौंदर्य का समावेश देखने को मिलता है। आगरा का ताजमहल तथा दिल्ली का दीवाने खास इसका सबसे अच्छा उदाहरण प्रस्तुत करते हैं। इस प्रकार संगीत और साहित्य की दृष्टि से यह काफी समृद्धि का काल रहा। रीतिकाल की सांस्कृतिक परिस्थिति। सामाजिक अवस्था के समान ही इस युग में देश की सांस्कृतिक अवस्था भी अत्यंत शोचनीय व दयनीय थी। अकबर, जहांगीर और शाहजहां को उदारतावादी नीति तथा संतों और सूफियों के उपदेशों के परिणाम स्वरूप हिंदू जनता एक दूसरे के निकट आने लगी थी, परंतु औरंगजेब की कट्टरवादिता ने इस रिश्ते को फलने फूलने का सुअवसर प्राप्त नहीं होने दिया। परंतु विलासिता के खुले प्रदर्शन ने इन दोनों धर्मों के अपने अपने नियम को भी तोड़ने पर मजबूर कर दिया। हिंदी भाषी क्षेत्र में जहां एक और वैष्णव संप्रदायों का प्रभाव था, उनके संपर्क के बावजूद पीठाधीश तथा राजाओं ने भौतिकता को ही ज्यादा प्रधानता दी। लोगों का ध्यान आध्यात्मिक से उठकर भौतिक सुख सुविधाओं के प्रति ज्यादा हो गया। मंदिरों में भोग विलास, श्रृंगारिकता एवं ऐश्वर्य को ही सर्वश्रेष्ठ स्थान प्राप्त था। लोग अपने इष्ट देवी देवताओं के अंगों व प्रत्यंगों की शोभा का गुणगान कर अपनी विलासिता की संतुष्टि करते थे। तो वहीं दूसरी ओर इस्लाम धर्म पर भी भले ही विलासपूर्ण जीवन का सीधा प्रभाव नहीं था, परंतु रूढ़िवादिता के अत्यधिक बढ़ जाने के कारण वे भी अपनी जीवन की वास्तविकता से हटकर अंधविश्वास की ओर मुड़ गए थे। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि हमारे देश की सांस्कृतिक व्यवस्था पूरी तरह से इस युग में छिन्न भिन्न हो गई थी। देश की संस्कृति, गौरव व गरिमा टूटकर बिखर गई थी और हमारे देश का गौरवशाली इतिहास नम आंखों से इस दुर्व्यवस्था को देख रहा था। अतः सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक, धार्मिक व सांस्कृतिक परिस्थितियों ने इस काल के उदय में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इन्हीं परिस्थितियों ने इस काल को रीतिकाल नाम देने पर विचार किया। सो फ्रेंड्स, आज का ये वीडियो यहीं पर ख़त्म करते हैं। हम आपके लिए जल्द ही लाएंगे सेमेस्टर 2 का और भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस। सो थैंक यू।